brought to you by American Pistachios. अब आते हैं हरियाणा से आने वाली दूसरी खबर पर। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी। 8 जून को दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जींद में रोड शो किया। केजरीवाल ने हरियाणा को अपनी जन्मभूमि बताया और कहा कि रोड शो में आए लोगों से कि आप में से बहुत से मेरे ताऊ, चाचा, चचेरे मेरे भाई हैं। लोगों से आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। साथ ही कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। पूछा कि एक काम बता दो जो कांग्रेस और बीजेपी ने इतने वर्षों में हरियाणा में किया हो। इन सारी पार्टियों ने मिलकर देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं हरियाणा में आया आज। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, तो हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। यहाँ पे सारी रिश्तेदारियां, आप में से कई लोग मेरे चाचे, कोई ताऊ, कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई भाई, कोई चचेरा भाई, कोई ममेरा भाई, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, इन्होंने अब 25 साल से कांग्रेस का राज है, 9 साल से बीजेपी का राज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक काम बता दो जो इन पार्टियों ने अच्छा करा हो। एक काम बता दो जी, कोई कांग्रेसियों ने अच्छा करा हो। एक काम बता दो जो कोई बीजेपी वालों ने, खट्टर साहब ने अच्छा करा हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोलना केजरीवाल के लिए नया नहीं है। हाल की बात करें तो मार्च में रायपुर में भी उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। जहां कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले भी वो ऐसा करते रहे, लेकिन जींद में जब उन्होंने ऐसा किया तो लोग चौंके। इसके पीछे वजह ये कि पिछले 1 महीने से केजरीवाल घूम घूम कर विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं। किस बात पर समर्थन? दरअसल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे एक विवाद का निपटारा करते हुए फैसला सुनाया था। ये विवाद था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार राज्य की चुनी हुई सरकार को देने का फैसला किया था। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो कह सकते हैं केजरीवाल के पक्ष में, लेकिन हफ्ते भर के भीतर ही केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई। इस अध्यादेश के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, NCCSA। यह अथॉरिटी दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती, तबादले और उनके खिलाफ मिली शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। इस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री NCCSA के अध्यक्ष, प्रधान सचिव गृह, अथॉरिटी के सचिव और मुख्य सचिव सदस्य होंगे। यह अथॉरिटी बहुमत के आधार पर अधिकारियों की तैनाती और तबादले की सिफारिश करेगी, पर आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल LG का होगा। LG चाहें तो फाइल को वापस लौटा सकते हैं या मंजूरी दे सकते हैं। वहीं अगर किसी मुद्दे पर तीनों की राय अलग अलग होगी तब भी फाइनल फैसला LG का होगा। यानी आखिरकार केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार का गृह मंत्रालय, अमित शाह का मंत्रालय ही तय करेगा कि दिल्ली में अधिकारी कैसे तैनात हों। इस ऑर्डिनेंस और व्याख्या के हिसाब से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार यानी एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल के हाथ चला जाएगा और दिल्ली की चुनी हुई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल घूम घूम कर विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि किसी भी अध्यादेश को 6 महीने के भीतर संसद से पास कराना जरूरी है। और केजरीवाल उम्मीद जता रहे हैं कि अगर सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो राज्यसभा में इस अध्यादेश को पारित होने से रोका जा सकता है। केजरीवाल इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर विपक्ष इस अध्यादेश को राज्यसभा में गिरा देती है तो जनता के बीच एक मजबूत संदेश जाएगा। इसके लिए केजरीवाल अब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे, NCP प्रमुख शरद पवार, CPM महासचिव सीताराम येचुरी, DMK प्रमुख स्टालिन, जम्मू कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। इन सभी पार्टियों की ओर से केजरीवाल को समर्थन का आश्वासन मिला है। राज्यसभा का गणित देखें तो इन सभी दलों के सदस्यों की संख्या है 62। कांग्रेस 31 सदस्यों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा में, जबकि बीजेपी के पास 93 मेंबर हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि केजरीवाल जो मोर्चा बना रहे हैं, अगर वो इकट्ठा हो जाए तो क्या 250 सदस्यों वाली राज्यसभा में ऑर्डिनेंस गिर सकता है? नहीं, ये लगभग असंभव है। जो राज्यसभा का अंक गणित है वो बहुत मुश्किल है केजरीवाल के लिए। कांग्रेस का समर्थन भी मिल जाए तब भी मुश्किल है ऑर्डिनेंस को गिराना। उसकी वजह क्या है कि आज सबसे बड़ी पार्टी राज्यसभा में 93 सीटों के साथ बीजेपी है, और अगर एनडीए का हम जो अभी घटक दल हैं उनका नंबर हम देखें तो वो 110 है, और
कुल मिलाकर के 238 सीटें इस समय भरी हुई हैं 245 में से। यानी अगर सारे सांसद वोट भी करें तो 120 वोट चाहिए बीजेपी को अपना अध्यादेश पास करवाने के लिए कानून के तौर पर। 110 उनके पास है तो उन्हें 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। अगर कांग्रेस हट जाती है या एब्सटेन कर जाती है तो सीधे सीधे जिस कांग्रेस की ताकत 31 है राज्यसभा के अंदर में, उसका माइनस हो जाना, यानी ऑर्डिनेंस पास हो ही नहीं सकता। एब्सटेन करने पर भी कांग्रेस अगर हिस्सा नहीं लेती है वोटिंग में, फिर भी 15 सीटें सीधे कम हो जाएंगी और जो अध्यादेश है वो कानून की शक्ल ले लेगा। तो बिना कांग्रेस के तो मुमकिन नहीं है। इसके अलावा बीजू जनता दल, YSRCP दोनों के 9 सदस्य हैं, वो भी या तो एब्सटेन करेंगे या बीजेपी के साथ वो दिखाई पड़ते हैं। उनके साथ भी केजरीवाल की मुलाकात नहीं हुई है तो वो भी इनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ BSP है, तेलुगु देशम पार्टी है, ये तमाम जो पार्टियां हैं उनको उनके भी समर्थन की गुंजाइश बहुत मुश्किल लग रही है। तो अध्यादेश की राह अरविंद केजरीवाल के लिए जितनी भी कवायद कर लें, कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के बावजूद अगर 31 सदस्य कांग्रेस के वोट भी करें तब भी आसान दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अभी तक लगभग 70 उन्होंने वोट अपने पास जुटाए हैं। अगर कांग्रेस का भी वोट जोड़ दिया जाए तो वो 100 या उसके थोड़ा ऊपर पहुंचता है। एनडीए के पास ऑलरेडी 110 वोट हैं और बाकी अगर एब्सटेन करते हैं तो सीधे सीधे एडवांटेज एनडीए होगा। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के रुख पर संशय है। 26 मई 2023 को केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, भाजपा सरकार द्वारा लाए गए अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन लेने, संघीय ढांचे पर हो रहे हमले और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा। इस तरह से पब्लिकली समय मांगने के अलावा केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात के दौरान भी कई बार कांग्रेस पर स्टैंड लेने का दबाव बना चुके हैं। 30 मई को सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि मामला अरविंद केजरीवाल का नहीं, देश का है। कल को अगर ये राजस्थान सरकार के खिलाफ भी कोई अध्यादेश लाते हैं तो वो राजस्थान के साथ खड़े होंगे। मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ और उनके बयान सुन रहा हूँ, वो बता रहे हैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है, दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है। जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं कि राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश का मामला है। इससे पहले 23 मई को कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा था कि पार्टी अपनी राज्य इकाइयों और समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत कर आगे फैसला करेगी। इसके बाद 29 मई को दिल्ली और पंजाब इकाई के नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वेणुगोपाल ने बैठक की। इस दौरान दोनों राज्यों के नेताओं ने केजरीवाल को समर्थन न देने की अपील की। सूत्रों के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों राज्यों के नेताओं ने कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए ना तो केजरीवाल से मुलाकात करना चाहिए और ना ही अध्यादेश के विरोध का समर्थन करना चाहिए। दिल्ली इकाई के अजय माकन और संदीप दीक्षित ने सार्वजनिक मंचों पर केजरीवाल के साथ न जाने की बात भी कही थी और इसके पीछे वजह भी है। अन्ना आंदोलन के बाद जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी उभर कर आई, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। दिसंबर 2013 में अपने पहले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीट मिली, बीजेपी को 32 और 15 साल सत्ता में रही कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। हालांकि कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी पहली बार 49 दिनों के लिए सरकार बनाने में सफल रही। इसके बाद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जन लोकपाल विधेयक पारित करने में बाधा डालने का आरोप लगाया और इस्तीफा दिया था। 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, उसी राज्य में जहां 15 साल वो लगातार सत्ता में थे। 2019 के आम चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने कांग्रेस से इसी तरह देश हित में गठबंधन करने, जैसा भी कह रहे हैं कि अपील की थी। कांग्रेस ने दिल्ली से बाहर हरियाणा, पंजाब और गोवा में सीट देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने तब कहा था, अगर मोदी शाह सत्ता में लौटते हैं तो इसका जिम्मेदार केवल एक व्यक्ति होगा और वह है राहुल गांधी। जवाब में राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन का मतलब बीजेपी की हार होगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस आपको दिल्ली की 4 सीटें देने को तैयार है, लेकिन मिस्टर केजरीवाल ने एक और यू टर्न ले लिया है। हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं,
पर वक्त कम है। गठबंधन नहीं हो पाया, लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी दिल्ली की 7 सीटें जीतने में सफल रही। 2022 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पंजाब की सत्ता से बाहर किया, गुजरात में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती। अब आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हरियाणा के अलावा बाकी तीनों राज्यों में कांग्रेस बीजेपी की सीधी लड़ाई है और जैसा कि हमने रायपुर और जींद में देखा, केजरीवाल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोल रहे हैं। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई वाला मामला है। चलते हैं एक्सपर्ट से और समझते हैं कि ये मंजर कहता क्या है। ये बात सबके सामने जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं और जब से उन्होंने पंजाब में और दिल्ली में सरकार बनाई है तब से वो कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में उनका संगठन बढ़े और संगठन के साथ साथ वो चुनाव लड़ने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। और ये भी बात एक समझ में आ रही है कि जहां पर भी अरविंद केजरीवाल का फुटप्रिंट बढ़ रहा है वहां पर वो कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं और इसीलिए बीजेपी के साथ उनका जो संबंध है वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा नहीं है, स्मूथ नहीं है। लेकिन उन्हें यह मालूम है कि जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक बीजेपी के सामने केजरीवाल का आना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए गाहे बगाहे जैसा कि हरियाणा में भी हुआ, जींद में गए वो रैली करने के लिए और वहां पर भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए, उन्होंने जमकर हमला बोला। तो कांग्रेस पर हमला करना अरविंद केजरीवाल की सियासी मजबूरी है और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए कांग्रेस के कई सारे नेता, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत हद तक सहूलियत नहीं रखते हैं। उसकी भी वजह यही है कि उन्हें लगता है कि ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसी क्रम में बीजेपी को भी फायदा हो जाता है। बीजेपी कई सारे जगहों पर सत्ता में आ जाती है, जिसका उदाहरण गोवा भी है और साथ ही साथ गुजरात भी है। लेकिन ये रिश्ता और ये तमाम जो प्रॉब्लम है वो कांग्रेस के नेता समझते हैं। पंजाब की यूनिट बता रही है, दिल्ली की यूनिट बता रही है और बाकी और भी राज्यों की यूनिट्स बता रही हैं। लेकिन उसके बावजूद विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस के आसपास केजरीवाल आते हैं और कांग्रेस जब उनका समर्थन नहीं करती है तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस उनके साथ तैयार है। तो ये एक तरीके से दो तरीके का उनका पब्लिक परसेप्शन है। कांग्रेस के माफ कीजिएगा कि जो पब्लिक परसेप्शन बनाने के चक्कर में वो कांग्रेस को दो तरीके से डील कर रहे हैं। एक तरफ तो वो चाहते हैं कि विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस उनके साथ आकर के खड़ी हो जाए, लेकिन दूसरा वही जब वो अपनी फुटप्रिंट को बढ़ाना चाहते हैं या अलग अलग राज्यों में पैर पसारना चाहते हैं तो वहां पर सबसे पहले कांग्रेस के कंधे पर ही पैर रखते हैं और अगला पायदान जंप कर जाते हैं। तो ये जो रिश्ता है वो कांग्रेस के साथ एक अजीबोगरीब रिश्ता। 23 जून को विपक्ष के नेताओं की पटना में रैली होनी है, जिसमें केजरीवाल, राहुल गांधी, खड़गे, ममता बनर्जी, स्टालिन, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी समेत कई विपक्षी नेताओं के आने की बात कही गई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश, लेकिन केजरीवाल की बयानबाजी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आपसी मतभेद भूलकर ये सारे दल एक साथ आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आएंगे। केजरीवाल कुछ राज्यों में अहम है, खासतौर पर उत्तरी राज्यों में। अभी दिल्ली में उनको 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की, पंजाब में 13 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं, कुल मिलाकर ये 30 सीटें। और अगर यहां पर विपक्षी एकता अगर होती है तो केजरीवाल और कांग्रेस को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि यही दो पार्टियां हैं जो विपक्ष के तौर पर मुख्य वहां पर एकजुट हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक बड़ा हिस्सा मांगेंगे इन सीटों का, क्योंकि पंजाब में और दिल्ली में उनकी सरकार है और उस आधार पर मांगेंगे। लेकिन कई सारे अंदर खाने लोग कहते हैं कि पंजाब में हर सीट पर उनके पास कैंडिडेट नहीं है, क्या इसका असर होगा? या फिर दिल्ली में पिछली बार जब चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव खासतौर पर 2019 में, तब कांग्रेस तमाम सीटों पर नंबर 2 पर रही थी, आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर चली गई थी। तो क्या कांग्रेस उस हिसाब से मांगेगी कि नेशनल पार्टी है और उसको जब लोकसभा चुनाव में वोटिंग होता है तो लोगों का प्रेफरेंस बदल जाता है? तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसमें बार्गेनिंग पावर तो है अरविंद केजरीवाल के पास, लेकिन उसमें क्या हिस्सेदारी करने के लिए कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी भी, जैसे दिल्ली में 7 सीटें हैं, उसमें कितनी सीट दे सकती है आम आदमी पार्टी, वो जो शेयर ऑफ सीट्स है उसको लेकर के मामला फंसेगा। और अगर फंसेगा
तो कम से कम इन 3 राज्यों में जहां पर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से सीटें मांग रहे हैं या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल से सीटें चाहती है, उसमें बहुत आसानी से समझौता होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो एक बहुत मुश्किल प्रोपोजिशन बन रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों विपक्षी धड़े में रहते हुए सीटों का तालमेल, सीटों का बंटवारा कैसे कर पाएंगे। राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? क्या कांग्रेस केजरीवाल का समर्थन करेगी? विपक्षी एकता कोशिशें कितनी सफल होंगी? सारे सवालों के जवाब हमारे और आपके सामने आएंगे, जिनसे भूमिका तय होगी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की।